अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको ये न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों दिया गया है, इसकी क्लासेस कौन सी हैं और प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इसके बाद मैं आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये कवर करवाऊँगा। तो स्टूडेंट, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक बायोपॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल है। अब बायोपॉलीमर क्या है तो आपको मैं बताता हूँ कि बायोपॉलीमर जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स के मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। अब ये जो पॉलीमर या मोनोमर है ये एक आम से वर्ड्स हैं, ठीक है, साइंटिफिक वर्ड्स हैं आम से जो इन्हें दिए गए हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन में है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो एक बायोपॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो कि बहुत से मोनोमर से मिलकर बना है। अब ये जो मोनोमर्स हैं ये कौन से हैं? तो ये जो मोनोमर्स हैं ना जो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं वो है न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड दो या दो से ज़्यादा आपस में मिलते हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं, जैसे वो न्यूक्लिक एसिड है। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ATP जो है वो पॉलीमर है और अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो वो एक मोनोमर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड का नाम जो है वो क्यों दिया गया है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसकी टाइप्स हैं, न्यूक्लियोटाइड की भी 3 किस्में हैं, इसकी क्लासेस हैं, या अगर आप कहें कि इसके 3 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखें। सबसे पहले ये जो पूरी की पूरी डायग्राम है ना इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से इसकी बात कर ली जाए ना, इसकी बात कर ली जाए तो ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर को कहते हैं जिसमें 5 कार्बन मौजूद हों, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स की 3 मेन क्लासेस हैं वो ये हैं, एक तो हो गया पेंटोज शुगर और दूसरी है एक नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस इधर प्रेजेंट होंगी, इसको मैं NB के साथ डिनोट कर देता हूँ, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये क्या होती हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन इसका तीसरा पार्ट है फास्फोरिक एसिड। ये इसको फास्फेट ग्रुप भी कहते हैं और फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो जो मैं पीछे क्वेश्चन आपको बता रहा था कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड मौजूद है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइप्स हैं, एक DNA और एक RNA, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है और राइबोन्यूक्लियोटाइड वो क्या है। तो अब आ जाते हैं व्हाट इज़ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो स्टूडेंट, इसको ये जो क्वेश्चन है इसको समझाने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में लेके जाता हूँ जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है बेसिक। बाकी अगर आपने पूरा लेक्चर देखना है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको सब कुछ समझ चल जाएगी। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक सेल है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये एक सेल है जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद है। उसके अलावा ये जो सारा का सारा पार्ट है ना सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सारा मैंने पीछे समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख लें। लेकिन अब इधर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में, इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रोमोसोम, DNA, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है, वो भी आपने वीडियो देख लेनी है। लेकिन इधर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टूडेंट, जब नॉन डिवाइडिंग सेल की बात होती है ना, जब मतलब कि कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं।
जब नॉन डिवाइडिंग सेल की बात की जाए तो उसमें ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब नॉन डिवाइडिंग सेल में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं क्रोमाटिन, उसको कहते हैं क्रोमाटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है, आफ्टर डिवाइडिंग जब सेल डिवाइड हो जाता है तो यही क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और थिन होता है, लेकिन जब वो अपने आप को कॉइल करता है, कंडेंस करता है, उसके बाद वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आपको पता चल गया कि क्रोमोसोम क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है ये देखें, अब अगर हम ये छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दें आपकी आसानी के लिए, तो ये देखें, अगर हमने ये एक छोटा सा पार्ट जो क्रोमाटिन मटेरियल है जब ये डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट होने के बाद क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट कट करके मैंने आपको बताया है कि अगर इसको छोटे से पार्ट को हम आम आंख से देखें ना, ठीक है, तो ये एक बारीक सा धागा नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये कैसा नज़र आएगा, ये इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड नज़र आएगा। 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये भी एक आपने याद रखनी है बात, डीएनए और आरएनए में फ़र्क। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूक्लियोटाइड इसके तरफ मैं आने लगा हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस न्यूक्लियोटाइड की तरफ आने लगा हूँ। अब देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम है इसका छोटा सा पार्ट कट किया, तो अगर ऐसे ही हमने देखा तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नज़र आएगा, ठीक है। अब आगे अगर इस डीएनए जो है इसका छोटा सा पार्ट इधर से कट कर लिया, ये एक छोटा सा पार्ट कट करके इसको अलहदा से एक स्ट्रक्चर अलहदा से ड्रा करके आपको बताऊं तो ये एक जीन है। मतलब बहुत सारे जीन्स जो हैं, ये पार्ट ज़रूरी नहीं कि इधर से ही कट किया जा सकता है, इधर से आप कट कर लें, इधर से कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें, ये एक जीन है, ठीक है। अब जीन के बाद न्यूक्लियोटाइड की बारी आती है। तो अब देखें, अगर ये डीएनए को मैं अलहदा से बनाऊं, ये एक डीएनए है जो पीछे भी मैंने आपको बना के दिखाया। अब ये जो मैं बीच में लाइनें लगा रहा हूं इनका भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, हमने इसका छोटा सा पार्ट कट कर दिया, वो एक जीन बन गया। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जीन नहीं मौजूद होता, बल्कि इसमें एक प्रोटीन भी मौजूद होती है। वो एक स्पेशल टाइप है प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये सब कुछ मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो सुन ले। वो हिस्टोन प्रोटीन को ये जो डीएनए है ना, ये कॉइल करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन है, तो ये जो है इस तरह कॉइल करेगा इसको, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये कॉइल किया, इधर भी एक प्रोटीन आ गई, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। तो स्टूडेंट, अब जब ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्लस डीएनए, ये डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसमें प्रोटीन और डीएनए ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस डीएनए के ऊपर छोटे छोटे यूनिट्स भी मौजूद होते हैं। इस तरह के मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये छोटे 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 यूनिट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं इधर है, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसमें जो बेसिस हैं वो क्या हैं और वो क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो मैं आपको पीछे मैंने बताया था कि ये जो मैं लाइनें ड्रा कर रहा हूँ, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट, ये जो छोटी छोटी लाइनें दरमियान में मैंने ड्रा की हुई हैं, वो यही नाइट्रोजिनस बेसिस हैं।
नाइट्रोजनस बेसिस को नाइट्रोजनस बेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस को इसी वजह से कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब न्यूक्लियोटाइड की तो आपको पता चल गई, लेकिन अब न्यूक्लियोसाइड का क्या कंसेप्ट है? तो देखें स्टूडेंट, जब हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से ये फास्फोरिक एसिड को रिमूव कर दें, ये फास्फोरिक एसिड रिमूव कर दिया तो ये अब एक न्यूक्लियोसाइड बन गया है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है इंशाल्लाह ताला। आप अगर इसको लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो अब आपको बताता हूँ प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या हैं। तो स्टूडेंट, ये जो छोटी छोटी बेसिस है ना ये बनाई हुई, इनके नाम अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरासिल है, ठीक है। अगर डीएनए की बात की जाए तो उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन है, ठीक है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें जो थायमिन है उसकी जगह यूरासिल आ जाएगा, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है। अब ये प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये प्यूरिन है और पायरिमिडीन है। प्यूरिन को हमेशा याद रखना है, ये डबल रिंग होती है, इसमें 2 रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो 2 रिंग पाई जाती हैं, एक तो ये हो गई, एक ये रिंग हो गई और एक ये रिंग हो गई। इसमें जो पायरिमिडीन है 2 रिंग है ना, एक का नाम है पायरिमिडीन और दूसरा का नाम है आइमेडाजोल, ठीक है। इसमें पायरिमिडीन कौन सी है और आइमेडाजोल कौन सी है? इसमें जो पहली है ना 6 कोनों वाली रिंग वो है पायरिमिडीन और 5 कोनों वाली जो रिंग है उसको कहते हैं आइमेडाजोल। अब इनके क्या फंक्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप यही कुछ याद रखें। अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।